तो ये जो रिएक्शन दिया गया है I-H2O8 इसको सिंपल वे में लिख दिया गया है, बट यहाँ पे Fe3+ एंड Fe2+ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टियल कंपाउंड्स। इंटरेस्टियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में। इंटरेस्टियल कंपाउंड जो होता है ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होता है और ये ना तो आयोनिक होता है और ना ही कोवैलेंट होता है। एग्जाम्पल दिया गया है TiC, Mn4n। टाइटेनियम में प्रेजेंट है कार्बन, Mn4 में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, Fe3 में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब कि इंटरेस्टियल कंपाउंड। इंटरेस्टियल कंपाउंड जो होता है इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू प्योर मेटल। एंड इंटरेस्टियल कंपाउंड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। कुछ बोराइड जो होता है वो तो डायमंड जितना हार्ड होता है। एंड फिर बोला गया है इंटरेस्टियल कंपाउंड जो होता है इसमें मेटालिक कंडक्टिविटी लॉस नहीं होता है। एंड लास्ट दिया गया है कि ये केमिकली इनर्ट होता है। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय जो होता है ये होमोजीनियस सॉलिड होता है। एलॉय का जो फॉर्मेशन होता है तो इसमें मेटालिक रेडियाई जो होता है एटम का वो 15% पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि ये दो तीन मेटल है तो सबको 15% जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। ट्रांजिशन मेटल जो होता है इसके पास सिमिलर रेडियाई होता है एंड ऑदर कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके वजह से ये आसानी से एलॉय को बना देता है। एंड जो एलॉय का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट है बेस्ट फीरस एलॉय। क्रोमियम, वैंडियम, टंगस्टन, मोलिवेडियम, मैंगनीज ये सब का यूज़ किया जाता है स्टील एंड स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन के लिए। एलॉय जो होता है जिसमें कि पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल, तो उसका एग्जांपल है ब्रास। ब्रास में कॉपर प्रेजेंट है एंड जिंक प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जांपल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट करता है कॉपर एंड टीन। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। ऑक्साइड जनरली जो बनता है वो मेटल एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे। जितना भी मेटल होता है बस स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए तो सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड वो आयोनिक होता है। स्कैंडियम ऑक्साइड नहीं बनाता है, मतलब कि SiO नहीं बनाएगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। जैसे कि Sc2O3 है तो ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। Mn27 जो है ये ग्रुप 7 का मेंबर है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होगा एंड ये ग्रुप 7 से भी बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहा था तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एंड फिर वही अप्लाई करें ग्रुप 8 पे तो ग्रुप 8 में ग्रुप 8 का मेंबर है Fe2O3 तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +3 ही है, मतलब कि +8 नहीं जा रहा है, मतलब कि अब यहाँ से ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है V5 स्टेबल होता है VO2+ में, V4 स्टेबल होता है VO2+ में, Ti4 स्टेबल होता है TiO2+ में। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का इंक्रीज करता है तो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिक्रीज करता है। Mn27 जो होता है ये कोवैलेंट ग्रीन वाइल होता है। CrO3 एंड V2O5 के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। Mn2O7 देता है HMnO4 जिससे कि पता चलता है कि ये एसिडिक है। Cr2O3 देता है H2CrO4 एंड H2Cr2O7। नेक्स्ट है V2O5, ये एम्फोथेरिक होता है। अगर इसको रिएक्ट करवाए बेस से तो फॉर्मेशन जो होगा प्रोडक्ट का वो VO4 3- होगा। V2O5 को जब एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये VO2+ साल्ट का फॉर्मेशन करेगा।
V2O3 जो होता है ये बेसिक होता है, V2O4 जो होता है ये लेस बेसिक होता है, एंड V2O5 जो होता है ये एम्फोथेरिक होता है। मतलब कि बेसिक से लेस बेसिक होता है, फिर एम्फोथेरिक होता है। एम्फोथेरिक मतलब कि ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है एंड बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है V2O4 जब एसिड से रिएक्ट करता है तो VO2 प्लस साल्ट का फॉर्मेशन होता है, एंड V2O5 रिएक्ट करता है एसिड से तो VO43 माइनस का फॉर्मेशन होता है। बेस से रिएक्ट करता है तो VO4 प्लस का फॉर्मेशन होता है। CRO जो होता है ये बेसिक होता है, एंड Cr2O3 जो होता है ये एम्फोथेरिक होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको कि K2Cr2O7 बोलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल है, जिसका कि यूज़ किया जाता है लीथर इंडस्ट्री में, एंड इसका यूज़ किया जाता है एज अ ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशंस ऑफ मैनी एजो कंपाउंड्स। डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया जाता है क्रोमेट से, एंड यहाँ पे अब रिएक्शन के हेल्प से पूरा समझाया गया है। क्रोमाइट और लिया गया है FeCr2O4 होता है। फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन लिया गया है। जब ये सब रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है Na2CrO4 Fe2O3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो Na2CrO4 होता है इसको सोडियम क्रोमेट बोलते हैं, एंड ये येलो कलर का होता है। अब ये सोडियम क्रोमेट जो रहता है मतलब कि Na2CrO4 इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, मतलब कि H2SO4 से, तो उसको यहाँ पे H+ लिखा गया है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो Na2Cr2O7 प्लस Na प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो Na2 यहाँ पे देख सकते हैं Cr2O7 है, एंड यहाँ पे सिंपल CrO4 है। जब CrO4 है तो इसको क्रोमेट बोलते हैं, एंड जब यहाँ पे Cr2O7 आएगा तो इसको डाइक्रोमेट बोलेंगे। एंड पहले सोडियम को तो सोडियम लिखते ही है, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, एंड कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे येलो था तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। एंड NCERT में सोडियम डाइक्रोमेट के लिए ये भी फॉर्मूला लिखा गया है Na2Cr2O7.2H2O। Na2Cr2O7 मतलब कि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ये मोर सॉल्युबल होता है कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसलिए जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करवाते हैं KCl से, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड से, तो फॉर्मेशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl। एंड ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑरेंज क्रिस्टल होता है, मतलब कि ये 3 स्टेप में बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, एंड ये हो गया थर्ड स्टेप। ये जो क्रोमेट होता है एंड डाइक्रोमेट होता है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि ये pH पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्रोमेट है तो क्रोमेट को हम CrO4 2- लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे K2 होगा। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं H+ से तो ये फॉर्मेशन होता है डाइक्रोमेट का, मतलब कि यहाँ पे K2 होगा तो यहाँ पे O2- लिखा गया है। एंड फिर ये डाइक्रोमेट को रिएक्ट करवाते हैं OH- से, मतलब कि बेसिक मीडियम से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन हो जाता है क्रोमेट का। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है क्रोमियम का क्रोमेट में या फिर डाइक्रोमेट में सेम ही होता है। अब स्ट्रक्चर दिया गया है क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन का। तो क्रोमेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये हो जाएगा CrO, मतलब कि sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो ऐसे sp3 को ऐसे ही तो बनाते हैं। नेक्स्ट है Cr2O7 2-, इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट प्रेजेंट रहता है। देख सकते हैं एक Cr ये है, ये O ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड फिर ये ऑक्सीजन, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये हो गया। एंड फिर इधर से एक क्रोमियम लेंगे, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये हो गया, एंड बाहर में चार्ज है 2-। देखो क्रोमेट जो होता है उसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है CrO4 2-।
ये sp3 होता है। एंड sp3 को हम कैसे बनाते हैं, सिंपल इस टाइप से। तो सेंट्रल एटम लिखेंगे Cr, तो यहाँ पे Cr लिख देंगे, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन लगा देंगे। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट है डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में सिंपल यहाँ पे Cr है तो यहाँ पे Cr2 लिखेंगे एंड ये हो जाएगा O7 2-। तो इसमें sp3 जो रहता है ये 2 यूनिट रहता है, मतलब कि ये Cr है एंड ये Cr है। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। तो इधर बनाएंगे, फिर ये हो गया एंड ऐसे करके एक ऑक्सीजन बीच में पुट कर देंगे एंड इधर चारों तरफ से ऑक्सीजन 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 लगा देंगे एंड ब्रैकेट पे 2- लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 2- है। तो देख सकते हैं एक टेट्राहेड्रल यूनिट ये है एंड एक टेट्राहेड्रल यूनिट ये है। तो इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट प्रेजेंट है एंड यहाँ पे क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 179 पिकोमीटर एंड एंगल जो है ये है 176 डिग्री क्रोमियम ऑक्सीजन एंड क्रोमियम के बीच का। मतलब कि ये हो गया क्रोमियम, ये हो गया ऑक्सीजन एंड ये हो गया क्रोमियम, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये 176 डिग्री है।